हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। चलिए, तो जैसे कि सभी को पता है कि यहाँ पर देखिए ऐसे क्वेश्चनों की बात की जाती है जो क्वेश्चन एग्जाम में 100% बनने के चांस हैं। देखिए, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को जरूर दबाइएगा, ताकि जो भी वीडियो आप बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। यहाँ पर आज भी हम डिस्कस करने वाले हैं पर्यावरण के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले, जो कि हमारे देखिए हर एग्जाम में, यानी कि ईवीएस से जितने भी एग्जाम में बनते हैं ईवीएस से क्वेश्चन, वो इसमें से आपके 100% फंसने के चांस रहते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें और वीडियो को देखते रहें। हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे और आपको एक्सप्लेन करने के साथ ही आपको याद भी यहीं पर करवा दिया जाएगा। तो बने रहे हमारे साथ। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है। देखिए, पर्यावरण की यदि परिभाषा की बात क्वेश्चन यदि आ जाता है आपके पास, तो आप क्या लगाएंगे यहां पर, या तो आपको लिखा होगा जैविक, जैविक और अजैविक, अजैविक। यदि ये शब्द लिखे हैं तो आप इसको ही टिक करेंगे। यदि ये सब नहीं लिखा है तो आपको इंग्लिश में लिख के आ जाएगा एबायोटिक एंड बायोटिक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड हो जाएगा। यही हमारा क्या होता है, देखिए पर्यावरण की मुख्य सबसे इंपोर्टेंट भाषा यानी कि सबसे अच्छी भाषा क्या है? एबायोटिक और बायोटिक, यानी जैविक और अजैविक घटकों के साथ। अब यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर पर्यावरण की परिभाषा ये भी हो सकती है कि चीज जो हमारे हमारे चारों ओर घेरती है, हमको घेरती है। देखिए बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से अकेली जो चीजों से ही संबंध नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जैविक और अजैविक दोनों ही प्रकार के घटक आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा एबायोटिक एंड बायोटिक, ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया है, ये पिछला क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट जो आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए, ये बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से क्वेश्चन आया था। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है यूएनडीपी, सेकंड है यूएनएफपीए और थ्री है यूएनईएससीओ, चौथा है WHO। देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें क्वेश्चनों की, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है, ऑप्शन के अनुसार ये गलत है, यानी कि ये ऑप्शन हमारे इनमें से एक भी नहीं हो जाएंगे। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? IUCN जो होती है, एक संस्था है जो वन्य जीव संरक्षण के प्रति ये अपनी उत्तरदायी होती है। यानी कि इसका संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण का कौन करता है? ये करता है IUCN के द्वारा किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नहीं आए थे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा IUCN। क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। देखिए ऑप्शन है पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा हमारा सिल्वर आयोडाइड। देखिए अब यहाँ पर यदि बात करें हम सिल्वर नाइट्रेट की, तो सिल्वर नाइट्रेट यदि आपसे पूछ लेगा सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो ये जो जो मतदाता होते हैं, मतदाता जो जो वोट डालने जाते हैं, उनकी उंगली पर एक स्याही का निशान लगाते हैं। स्याही का, जो उस स्याही का निशान लगाते हैं, तो उस स्याही का निशान ही क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट। यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का ही निशान लगाया जाता है, जिसमें उसमें मतदाताओं की उंगलियों पर जो निशान लगाते हैं सिल्वर नाइट्रेट का ही लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर कृत्रिम वर्षा के लिए? तो ये हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थ्री हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडीजल तैयार किया जाता है। देखिए ऑप्शन है जेट्रोफा, यूट्रिकुलेरिया, देवदार, यूकेलिप्टस। देखिए यहाँ पर जो बायोडीजल की बात आ जाती है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या? फर्स्ट हो जाएगा जेट्रोफा। जेट्रोफा बायोडीजल तैयार करने वाली एक फसल होती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि यूट्रिकुलेरिया क्या है, ये तो ये है एक कीटभक्षी पौधा होता है। कीटभक्षी पौधा होता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है कीटभक्षी पौधा होता है। यदि आपसे पूछ ले यूकेलिप्टस क्या है, तो ये एक क्या है? पर्यावरण पर्यावरण की दृष्टि से ये
ये क्या माना जाता है, पर्यावरण का दुश्मन माना जाता है, क्योंकि ये पानी का अत्यधिक अवशोषण करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बायोडीजल तैयार करने वाली जो फसल होती है वो होती है हमारी जेट्रोफा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। देखिए विश्व ओजोन दिवस की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सबको पता होगा, ये हमारा 16 सितंबर जो होता है ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस को मनाते हैं। लेकिन ओजोन, अब ये पूछ ले ओजोन दिवस की जो मोटाई किस में नापती है, तो ये किस में नापती है, तो आप बता सकते हैं कि ये हमारी डाप्सन में नापी जाती है। डाप्सन में मोटाई नापी जाती है, ओजोन की मोटाई नापी जाती है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर यदि पूछ ले 5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो ये आ जाएगी बात किसकी, पर्यावरण दिवस की, पर्यावरण दिवस की, याद रखिएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसी तरह से हम करते रहेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिल्वीकल्चर संबंधित है। देखिए सिल्वीकल्चर की बात आया तो आप बहुत से लोग क्या करेंगे, तो भाई यहाँ पर आप लोग लगा सकते हैं, क्या लगाते हैं, ये सिल्क लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका सिल्क लगाएंगे तो आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। और यदि बात करते हैं वन एवं वन्य उत्पादन की, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड ही हमारा सही हो जाएगा। यदि सिल्वीकल्चर की बात करेंगे तो वन एवं वन्य उत्पादन से संबंधित होता है, ये हमारा कल्चर होता है। यदि फूल की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, याद रखें। क्लियर है। चलिए तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकंड हो जाएगा, वन एवं वन्य उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है चंदौली, सेकंड है लखीमपुर खीरी, तीसरा है लखनऊ और चौथा है वाराणसी। तो यहाँ पर ऑप्शन ही आ जाएगा क्या, ऑप्शन हो जाएगा हमारा चंदौली, जो कि चंदौली हमारे किस जनपद में पड़ता है, चंदौली में ही पड़ता है। ये हमारा कौन सा, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। ये लखीमपुर खीरी की बात करते हैं तो लखीमपुर खीरी में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश का, जो कि दुधवा नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क है, ये सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, लखीमपुर खीरी वाला। लेकिन यहाँ पर जो चंद्रप्रभा है ये कहाँ पर है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट चंदौली में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। देखिए द्वितीय श्रेणी की यदि बात करेंगे, द्वितीय श्रेणी तो यह क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सांप ही हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर हाथी की बात करें तो हाथी हमारा किस में है, ये हमारे किस में है, प्राथमिक श्रेणी में आता है, प्राथमिक उपभोक्ता में आता है। और बकरी भी हमारी प्राथमिक उपभोक्ता में आती है। और ये हमारी किस में आती है, ये हमारा क्या है, ये हमारा मांसाहारी में आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, श्रेणी क्या हो जाएगी, द्वितीय श्रेणी का जो हो जाएगा सांप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए कि झूम खेती, यहाँ पर खोती नहीं है खेती है, तो झूम खेती होती है कहाँ पर होती है, यदि बात करेंगे मेघालय की तो मेघालय में हमारी क्या होती है, झूम खेती ही होती है। और यदि बिहार की बात करते हैं तो बिहार में कौन सी नदी बहती है, तो ये हमारी कौन सी बहती है, ये हमारी बहती है कोसी नदी, जो कि बिहार की शोक मानी जाती है। ठीक है, ये आप सभी को अच्छी तरह से मालूम होगा। यहीं पर केरल की बात करें तो केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी है, और पेरियार नाम से एक नदी भी केरल में ही बहती है। यहाँ पर बात करेंगे तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में आपने देखा होगा एक तमिलनाडु, इसमें क्या है, एक पहाड़ी है जो कि नीलगिरी की पहाड़ी है, नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी का काम क्या है, यहाँ पर देखिएगा कि नीलगिरी की पहाड़ी क्या हो, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाने वाली एक पहाड़ी है जिसे हम नीलगिरी की पहाड़ी बोलते हैं। यहीं पर हमारी इलायची की पहाड़ियाँ भी हैं, और यहीं पर हमारी सारी दो बट्टा भी है। हमारे प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हमारी डोडो बट्टा है, और सबसे ऊंची चोटी मानी जाए तो अनामलाई है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के हिसाब से झूम खेती कहाँ पर होती है, तो यह होती है हमारे मेघालय में, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। देखिए सभी को पता है कि जो शुष्क ठोस किसका स्वरूप है, किसका रूप है, तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड का। देखिए जो बर्फ होती है उसमें वो किसका रूप होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। अमोनिया की बात करें तो अमोनिया में जो प्रशीतन के लिए जो फ्रिज में प्रयोग गैस करते हैं वो कौन सी होती है, वो अमोनिया होती है। ये आप कह सकते हैं अमोनिया, यदि अमोनिया नहीं आया तो आप फ्रीओन भी आप लगा सकते हैं, फ्रीओन। और यदि नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का परसेंट यदि हमारे वायुमंडल पूछ ले तो कितना होता है, वो होता है 78%। और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो वो लोग कितना होता है, लगभग 21% के होते हैं।
और यदि क्वेश्चन ये आ जाता है कि दोनों मिलाकर कितने ऐसी कौन सी गैसें हैं जो दोनों मिलाकर वायुमंडल की गैसों का 99% बनाती है, तो ये हमारी कौन सी हो जाएंगी, ये हमारी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही हो जाएंगी, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर कितना होता है 99% ही होता है। बाकी 1% में हमारे बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस पाई जाती है और हमारी नियॉन ऑक्सीजन भी सभी हमारे किसमें पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है। देखिए लवण जो जल का अवशोषण करता है तो उसे कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक लवण। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। ये कौन सा है, ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा अपस्थानीय संरक्षण। अगला क्वेश्चन है। विश्व ऊष्मायमान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक है। तो देखिए विश्व ऊष्मायमान यानी कि विश्व की जो तापन है वो किससे बढ़ती है, ये हमारे किससे बढ़ती है, ये बढ़ती है वाहनों से निकलने वाली जो गैसें होती हैं इनसे विश्व ऊष्मायमान के लिए खतरा होता है। देखिए जो पेड़ पौधों से गैस निकलती है उनसे हमारे लिए कोई खतरा नहीं होती, क्योंकि ये हमारी जीवन रक्षा की एक तरह से माने जाते हैं, क्योंकि ये निकालते हैं क्या, ऑक्सीजन, और हम किसको छोड़ते हैं, हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ये निकालते हैं ऑक्सीजन, और हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाहनों से निकली हुई गैसें जो हमारे किसके हैं, विश्व ऊष्मायमान के लिए उत्तरदायी होती हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है। धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अयस्क। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पेड़ पौधे प्रदूषण को हटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने अभी बताया था कि प्रदूषण जो हटाते हैं पेड़ पौधे तो उसको वो किसका अवशोषण करते हैं, ये करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का ही क्या करते हैं, ये अवशोषण करते हैं। देखिए और यहाँ पर यदि बात करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, ये हमारे वाहनों से निकलने वाली हमारी गैस होती है। जो वाहनों से निकलती है गैस, जो डीजल पेट्रोल इनसे चलती हैं जितनी भी गाड़ियां हैं उनसे जो धुआं निकलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये। और जो प्लास्टिक जलाते हैं उससे भी ये निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। प्लास्टिक पन्नी वगैरह ये सारी जलाते हैं तो ये हमारे किससे निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलती है उनसे। क्लियर है, चलिए। और यहाँ पर यदि बात करते हैं प्रदूषण का जो सूचक होता है वो किसे बोलते हैं, वो बोलते हैं लाइकेन को। क्या बोलते हैं, लाइकेन। क्वेश्चन आता है जो लाइकेन क्या होता है, लाइकेन एक कवक और शैवाल का एक मिश्रण होता है। ये दोनों के क्या होते हैं, सहजीवी होते हैं। इन्हीं दोनों के भाग को मिलाकर भाग को कहते हैं लाइकेन। चलिए अगला जो क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है भूकंप मापा जाता है। देखिए भूकंप किसमें मापा जाता है, तो ये मापा जाता है रिएक्टर पैमाने में। यदि और क्वेश्चन जो भूकंप है किसमें मापते हैं, रिक्टर पैमाने से। तो भूकंप मापने का जो मीटर होता है वो क्या कहलाता है, आप बताइए, कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा ये होता है डेसिबल। क्या होता है, डेसिबल होता है ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र होता है। न्यूटन की बात करते हैं तो न्यूटन गति के नियम संबंधित है। और रिएक्टर पैमाने की हमने यदि मीटर की बात कर रहे हैं कि रिएक्टर पैमाने भूकंप को नापते हैं किसमें, तो ये नापते हैं सीस्मोग्राफ में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से 4 हो जाएगा रिएक्टर पैमाना। अगला क्वेश्चन है महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है। देखिए जल स्तर की बात करते हैं तो ये क्या है, ये ध्रुवों पर जो बर्फ होती है उसका जब भी पिघलना होता है तो क्या होता है, महासागरों के पानी जल की वृद्धि हो जाती है। अम्लीय वर्षा की बात करें तो अम्लीय वर्षा बहुत खतरनाक वर्षा होती है, जो कि हमारे इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये नॉर्वे में सबसे अधिक होती है वर्षा, अम्लीय वर्षा होती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सेकेंड, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देख लेते हैं, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है। देखिए वातावरण की बात करें सल्फर मिश्रित कौन सी है तो आप सभी जानते होंगे, सबसे हानिकारक जो गैस होती है वो हमारी SO2 होती है, जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है। यही हमारे जो अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन सी गैस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, याद रखिएगा। क्लियर है। और ये स्टोन को यानी कि ये पत्थरों को घिसने वाली यानी कि पत्थरों में छेद करने वाली भी गैस कही जाती है।
ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि जब जहाँ अम्लीय वर्षा होती है वहां पर हर प्रकार की चीजें गलना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो हानिकारक गैस है, सल्फर का मिश्रण है, बादल में यही पाई जाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, तो कैसे कर सकते हैं? क्या मछली द्वारा कर सकते हैं, वृक्ष द्वारा कर सकते हैं, जंतु द्वारा कर? देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पर वृक्षों के द्वारा ही हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड ही यहाँ पर वृक्षों द्वारा हो जाएगा। चलिए, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें।